हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आपकी पेडागोजी की जो सीरीज है वो स्टार्ट मैंने करी हुई है। थोड़े से टॉपिक आपके रहते हैं, ठीक है। नोट्स में भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, वैसे तो मैंने ज़्यादातर आपको अपलोड कर दिए हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की, ठीक है। मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा जो शिक्षण है उसके कुछ सूत्र होते हैं जो किसी भी टीचर को हेल्प करते हैं ताकि बच्चे को जो वो टीचर वो अच्छी तरीके से समझा सके, पढ़ा सके, ठीक है। तो ये बेस होता है किसी भी टीचिंग का। तो ये कुछ सूत्र हैं जिन जो कि आपको आने चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो सिद्धांत होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है, मतलब कि आपका इंग्लिश की जो पेडागोजी है वो भी इसी में इंक्लूडेड है और हिंदी की पेडागोजी भी इसी में इंक्लूडेड है। तो आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की अगर बात करते हैं तो ये होते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। मतलब कि ये आप मान के चलो कि आप लगा लो कि बेस होता है, ठीक है। किसी भी टीचर को एक तरीके से गाइड करने का काम करते हैं कि आप बच्चों को इफेक्टिव तरीके से ऐसे पढ़ाएंगे ताकि बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो सर्टेन पोस्टुलेट्स तो होते हैं ऑन विच द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेस्ड विदाउट विच नो टीचिंग विल बी सक्सेसफुल। यानी कि ये कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनके बिना किसी भी शिक्षण अधिगम का कोई भी कोई भी मतलब सक्सेसफुल नहीं है, फिर वो चीजें उसका कोई आधार नहीं है। तो उसको एक तरीके से ढांचा प्रोवाइड करने का काम ये मैगजीम्स करते हैं, ठीक है। दीज अजम्पशंस आर नोन एज द बेसिक्स ऑफ टीचिंग्स, यानी कि शिक्षण के मूल कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं, ठीक है। तो मूल बातों के रूप में भी आप इनको जानते हो। दीज मैगजीम्स ऑफ टीचिंग आर आल्सो वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ टीचिंग। दीज आर द ट्रैक ऑन विच द टीचिंग शुड गो ऑन। ये वो रास्ता होता है, ये वो ट्रैक होता है जिसके ऊपर जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो चलनी चाहिए है। ये मेनली मैगजीम्स ऑफ, यानी कि इनको आप कह सकते हो कि शिक्षण के सूत्र होते हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे ध्यान में रख लो। और ये कुछ सूत्र होते हैं जो कि हम यहाँ पर 8 से 10 सूत्र पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो मकसद यही है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। नोट्स अगर आपने लिए है तो ये आपको ऑटोमेटिक उसमें ऐड कर दिया जाएगा। मैगजीम्स आर नथिंग बट सिंपल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स। ये कुछ दिशा निर्देश और सिद्धांत होते हैं जो शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने और उसके अनुसार कार्य करने में मदद करते हैं। ये सारी चीजें आपके पढ़ने के लिए है। अगर बेसिक सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये वो सूत्र होते हैं जो किसी भी शिक्षक को, किसी भी टीचर को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में बच्चों को मदद करने का काम करते हैं, ठीक है। आप बस इतना सा ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला मैगजीम आता है वो आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए है। यहाँ पर जो टीचिंग की बात करी जा रही है, शिक्षण की बात करी जा रही है, वो सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। यानी कि आपका जब पढ़ा रहे हो बच्चे को तो आप कैसे पढ़ाएं, आप बच्चे को पहले सरल चीजें पढ़ाएं, उसके बाद आप लेवल को बढ़ाएं, उसके बाद आप डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएं, आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए, ठीक है। दिस इंटेंशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट स्टूडेंट शुड फर्स्ट बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंपल एंड देन द कॉम्प्लेक्स थिंग। यानी कि बच्चों को सबसे पहले सरल चीजें बतानी चाहिए, उसके बाद कैसी चीजें बतानी चाहिए भाई, जटिल चीजें बतानी चाहिए, ठीक है। अगर आप बच्चों को सीधे ही शब्दों को पढ़ाने लग जाएंगे और अगर आपने वर्णों का ज्ञान उनको दिया ही नहीं है, अगर आपने उनको ए अनार लिखना सिखाया ही नहीं है, क्या कबूतर लिखना सिखाया ही नहीं है, तो आप उसको कह रहे हैं कि आप मुझे काम लिख के दिखाओ, तो वो कैसे लिख देगा। आप उसको कह रहे हो कि आम लिख के दिखाओ, तो वो कैसे लिख देगा, है ना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना आपने। तो इससे बच्चा क्या करता है, इससे बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाता है, साथ ही उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इफ टीचर स्टार्ट टेलिंग डिफिकल्ट थिंग्स फैक्ट्स टू द स्टूडेंट इन बिगनिंग, दे विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड देम, ड्यू टू दिस टीचर्स एफर्ट्स विल गो वेस्ट। सिंपल सी बात है कि अगर आप सीधे से उसको सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाना शुरुआत में ही स्टार्ट कर देंगे तो फिर ना तो उसका इंटरेस्ट बनेगा, और ऐसे शिक्षण का कोई ढंग भी नहीं है, ना कोई इसका कोई भी मतलब व्यर्थ है सारी चीजें। अगर बच्चे के दिमाग में जा ही नहीं रहा है, अगर बच्चा उस चीज को पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से क्या कहलाती है, पूरी तरीके से वेस्ट यहां पर मानी जाएगी, ठीक है। तो इजी से आप डिफिकल्टी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बनाया था वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि टीचिंग ऑफ राइटिंग ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक लाइन। जब आप नर्सरी में बच्चे को देखते हो तो नर्सरी में सबसे पहले बच्चों को पेंसिल फेरना सिखाया जाता है, ठीक है। जब वो पेंसिल ऐसे आड़ी तिरछी लाइन पे ऐसे वो पेंसिल फेरना सिखवाते हैं उससे, उसके बाद वो धीरे धीरे उससे जो वर्ण है वो लिखना सिखाते हैं। पहले स्वर लिखना सिखाएंगे, फिर व्यंजन लिखना सिखाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं भाई, बेसिक से फिर डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाते हैं, तभी बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो पहला मैगजीम ये हो गया कि आप इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो है ये मतलब इजी से है, इसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है। थोड़ा एक सेकंड को ये ब्लर हो गया है। सेकंड जो है वो है फ्रॉम नोन टू अननोन,
ठीक है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहां पर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लैंक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खाली नहीं बैठे हैं, वो पहले से कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऑलरेडी है। तो आपको ये देखना है कि उनके दिमाग में जो ऑलरेडी चीजें चली हुई है उसको आप नए ज्ञान के साथ कैसे लिंक अप करके पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे बिल्कुल खाली दिमाग बैठे हैं, बिल्कुल डम बैठे, थोड़ा बहुत हो सकता है उनकी जो जानकारी है वो सही लेवल की ना हो सकता है टूटी फूटी जानकारी हो। तो आपको पहले अपने बच्चे की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको चेक करना होता है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, तो आप नोन टू अननोन जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। According to this sutra, the teacher should check the previous knowledge of the children and give them new knowledge on the basis of that. तो ही शुड फर्स्ट टेल द थिंग्स, मतलब यही है कि आप पहले बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करेंगे, पहले आप ये देखेंगे, ये जानेंगे कि वो उसके बारे में क्या जानता है, उसके बाद आप उसको पढ़ाएंगे। भाई होता है ना ऐसे, जैसे क्लासरूम में आप भी पढ़ाते होंगे अभी स्कूल में, तो क्लासरूम में आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो आप पहले अपने बच्चों से पूछते हो बेटा आप इसके बारे में क्या जानते हो, आप फिर पूछते हो बच्चे से, बच्चे बताते हैं भाई वो क्या जानते हैं, कुछ बच्चे सही बताते हैं, कुछ बच्चे गलत बताते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बताते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप ये सूत्र नहीं जानेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो नॉन टू अननोन जाएंगे आप। ठीक है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट अटेंशन जो है क्लास में वो देखी जाती है, व्हेन इट कम्स टू बोथ इन्फॉर्मेशन एंड नॉवेलिटी, यानी कि दोनों ही चीजें मायने रखती है, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या नई जानकारी आप उसको देंगे, दोनों ही चीजें इसमें शामिल होती है। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, सीधी सी चीज है, इतना कुछ है नहीं इसमें, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो नॉन टू अननोन आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल व्हाइल टीचिंग अबाउट द, अगर मैं बच्चे को अल्फाबेट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जब मैं बच्चे को सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ाती हूँ भाई, स्टार्टिंग में सबसे पहले बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको बताया जाता है भाई ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, उसके बाद उसको ये भी बताया जाता है भाई ए फॉर तो एवोकाडो भी होता है। ठीक है, एवोकाडो भी होता है। ठीक है, बी फॉर बस होता है, बी फॉर बन भी होता है। तो ऐसे फिर उसको लिंक अप करके हुए बताया जाता है। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही बताएं कि उसको कि नॉन टू अननोन जाए, पहले देखें कि आप उसकी क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बाद आप उसको प्रोसीड करें। ठीक है, थर्ड जो है आपका वो है फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। मैक्रो टू माइक्रो की अगर बात करें तो हिंदी में जो उसको बोलते हैं वो बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, आप इसको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। और ये मूर्त अमूर्त क्या होता है, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने अगर सीडीबी पढ़ी है तो आपको सब कुछ पता है। ठीक है, कंक्रीट वो चीजें होती हैं जो आपके सामने है, जो आप देख करके चीजें बता सकते हो। ठीक है, कोई बॉल मान लो आपके सामने है, कुछ भी चीजें हैं आपके सामने, आपको अगर कोई भी मान लो अगर एडिशन टीचर क्लासरूम में करा रहा है तो 2 पेंसिल ले आई क्लासरूम में, एक हाथ में 2 पेंसिल, एक हाथ में 2 पेंसिल है, ये 2 पेंसिल दिखाई, ये 2 पेंसिल दिखाई, और आपसे पूछा बताओ बेटा कितना हुआ, तो 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, है ना। आप पेंसिल को देख करके आप बता सकते हो, ऐसे एक्टिविटी करवा सकती है टीचर, तो वो कंक्रीट है, यानी कि आप उसको देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है कि मन ही मन में चीजें करना, आप हाइपोथेटिकल चले जाते हो, कल्पना में चले जाते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो आपकी जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए भाई, सबसे पहले बच्चों को ऐसे मटेरियल से पढ़ाइए जो उसके सामने साक्षात हो, उसके बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको ये कहेंगे कि आपने कुछ पढ़ाया नहीं है उसको, ना उसको जोड़ना बताया, आप सीधे कहेंगे बताओ 9 + 6 कितने होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे, आप मैक्रो टू माइक्रो जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। एज एज इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सब्टल फीलिंग्स, सूक्ष्म भावों को, फैक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को, मतलब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना वैसे वैसे ही वो इन चीजों की तरफ बढ़ना शुरू करता है। पहले उसके सामने जो चीजें हैं तब उसी को ये अंडरस्टैंड कर सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं उसके बारे में वो लेट समझता है ना। हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है ना, पियाजे की थ्योरी यही कहती है कि भाई पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा कंक्रीट चीजों को समझता है, उसके जो 3rd स्टेज है, 4th स्टेज में वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में समझता है ना। तो ऐसे ही बच्चे को आपको समझाना, अगर आप उसको कुछ भी समझा रहे हो तो आप पहले ऐसे एग्जांपल्स लें जो उसके सामने प्रेजेंट हो, बाद में आप उसको जो एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर बात करें फॉर एग्जांपल बॉल्स, पेबल्स एक्स्ट्रा कैन बी यूज टू टीच एडिशन सब्ट्रैक्शन इन द मैथमेटिक्स, यानी कि स्टार्टिंग में आप उसको पेंसिल से कुछ छोटे छोटे पत्थर आप ले सकते हो, बॉल आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, उससे आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। बाद में फिर आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जा सकते हो।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मैक्रो टू माइक्रो जाना है। उसके बाद आता है 4th नंबर पर होल टू फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो वाली जो वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दी है, ठीक है। मैं अभी नए तरीके से उसको नहीं करा रही हूँ, पहले से मैंने कराया हुआ है। तो जो भी सीडीपी मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं ना, मैंने कल ही बहुत सारी वीडियोज आपको उसमें ऐड करी है, तो आप उनको देखो और मैं वीडियो ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो होल टू फ्रैक्शन, और जब भी हम होल की बात करते हैं, हम जब चीजों को एज ए होल देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आता है गेस्टाल्टिज्म, ठीक है, गेस्टाल्टिज्म। इसका बेस ही ये होता है कि हम किसी भी चीज को एज ए होल देखते हैं, टुकड़ों में ना देख करके कैसे देखते हैं? एज ए होल। किसी भी चीज को अंश के फॉर्म में नहीं देखते, बल्कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से देखते हैं, ठीक है। अगर आपसे गेस्टाल्टिज्म के फादर पूछे जाएं तो आप क्या लगाएंगे? मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, ठीक है। कोलर का नाम भी इनके साथ जोड़ा है, कोफ्का का नाम भी जोड़ा है इनके साथ। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली इन इट्स कंप्लीट फॉर्म। गेस्टाल्टिज्म का मतलब ये है कि हम चीजों को संपूर्ण रूप से देखते हैं। और यही आपको सूत्र टीचिंग में लगाना होता है कि आप जब भी किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो आप पूर्ण से अंश की ओर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अंश से पूर्ण की ओर जा रहे हो, इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल के फॉर्म में। जब भी कोई बच्चा किसी के ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है तो वो उसको पूर्ण रूप से देखता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या देखा? पेड़ देखा है, तो वो बच्चा सबसे पहले उसकी नजर पूरे पेड़ पर जाती है। ऐसा नहीं है कि उसने सबसे पहले तना देखा, फिर वो पत्तियां देखेगा, फिर वो टहनियां देखेगा, ब्रांचेस देखेगा, फल देखेगा। वो सबसे पहले पूरे पेड़ को देखता है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि इस पे फल कौन सा लगा है, पत्तियां कैसी है, ठीक है, वो तब देखता है। तो ऐसे ही आपने इसमें करना है कि बच्चे को आप पहले सिर्फ पार्ट्स में नहीं, पार्ट्स पे आप बाद में जाइए, पहले आप एज ए होल पढ़ाइए, ठीक है। मान लो अगर बच्चे को आपको कंप्यूटर की नॉलेज देनी है, तो आप सबसे पहले बच्चे को बताएंगे ना भाई कंप्यूटर होता क्या है, तभी तो आप कंप्यूटर के पार्ट्स की तरफ जाओगे। अगर आप ग्राफ वगैरह मैप वगैरह अगर पढ़ाते हो तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप पूरा समझाते हो, इंडिया का मैप, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो स्टेट्स है वहां पर जाते हो। तो आप कैसे टीचिंग करोगे? आप करोगे कैसे भाई? संपूर्ण से अंश की ओर टीचिंग करोगे, ठीक है। होल देखते हैं हम सारी चीजों को। तो चौथा आपका मैगजीम ये हो गया, ठीक है। ऐसे इजी से हैं, इतना कुछ इसमें है नहीं खास, बस आपको पढ़ना है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कई बार। फ्रॉम अनसर्टेन टू सर्टेन, यानी कि अनिश्चित से निश्चित की ओर आपको जाना है। ऐसी चीजें जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना है। इन द बिगिनिंग चिल्ड्रन डू नॉट हैव क्लियर एंड डेफिनेट नॉलेज ऑफ एनी इवेंट, फैक्ट और थिंग। स्टार्टिंग में बच्चे को बिल्कुल भी इतना कुछ जानकारी नहीं होती है, वो थोड़ी बहुत होती है। अगर आप कोई भी टॉपिक बच्चे के सामने रख रहे हो तो आप पूछते हो बताओ क्या जानते हो, तो वो या तो कम जानेंगे, बहुत ही कम जानेंगे, या तो फिर नहीं जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब टीचर उसको पढ़ाता है, जब आप उसको पढ़ाओगे तो फिर बाद में वो सारी चीजें कैसे हो जाती है, उसको निश्चित हो जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है कि आप पहले बच्चों के दिमाग में जाओगे, पूछो उससे क्या जानता है क्या नहीं जानता, फिर आप अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, आप अपनी तरफ से चीजों को बताएंगे। टीचर शुड क्लैरिफाई एंड कंफर्म दिस अनसर्टेन नॉलेज एंड ऑल्सो करेक्ट इन देयर मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी अवधारणाएं होती है जो बच्चे के दिमाग में फिट होती है, जो सही नहीं होती। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या मिसकंसेप्शन है बच्चे के अंदर, आप उनको भी करेक्ट करेंगे, है ना। जैसे होता है ये, आप कोई टॉपिक जब रखते हो तो पूछते हो तो किसी बच्चे को सही पता होता है, किसी बच्चे को नहीं पता होता है, किसी बच्चे को गलत पता होता है। तो जो गलत पता वो मिसकंसेप्शन है। तो जब आप पढ़ाते हो तो आप उसको ये भी कहेंगे कि बेटा आपने ये बताया था, तो नहीं, ये ऐसा ये नहीं होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो आप ये चीज भी यहाँ पर देखोगे। तो अनसर्टेन टू सर्टेन यहाँ पर आपने जाना है। इतना समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल टीचर कैन क्लैरिफाई एंड क्लैरिफाई स्टूडेंट्स वेग्यू एंड अनसर्टेन नॉलेज रिलेटेड टू कंट्री। मतलब वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि आपको अगर किसी बच्चे को उसकी मतलब कंट्री के बारे में, किसी रीजन के बारे में, मेजर प्लेसेस के बारे में बताना है तो आप कैसे बताएंगे? मैप्स के थ्रू बता सकते हो, पिक्चर मॉडल्स चार्ट्स के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है। तो अनसर्टेन टू सर्टेन जाएंगे। नेक्स्ट जो मैगजीम है वो है आपका फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। While teaching, teachers should first present examples of डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप कुछ भी चीजें पढ़ा रहे तो आप ऐसे एग्जाम्पल बच्चे के सामने रखेंगे जो बच्चा इजीली कैच कर पाए। आप डायरेक्टली जो है चीज इनडायरेक्टली नहीं जंप कर सकते हैं। आप पहले डायरेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप इनडायरेक्ट पे, यानी कि पहले आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद आप अप्रत्यक्ष की ओर मूव करेंगे। जैसे चिल्ड्रन कैन इजीली गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रू रीडिंग पिक्चर इन लैंग्वेज एंड सपोर्टिंग मटेरियल। मतलब आप किसी चार्ट के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, मॉडल के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बता सकते हो, है ना। बहुत सारी साइंस में ऐसी चीजें होती है जो आप पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब आप वीडियोस की फॉर्म में उस चीज को देखते हो तो आप समझ जाते हो,
है ना। तो वो क्या है, वो आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है। तो ऐसे आप चीजों को कर सकते हो। तो ये जो छठा आपका मैक्सिम है वो क्या कहता है कि आप टीचिंग कैसे करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आपसे ऐसे भी कह सकता है भाई इसमें से कौन सा मैक्सिम नहीं है। ठीक है, तो आपसे उल्टा पुल्टा भी देके पूछ सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखना इन मैक्सिम्स को। सिर्फ ये नीचे जो लिखा यही नहीं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मतलब पूछ लेते हैं ऐसे, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है, कौन सा मैक्सिम नहीं है। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और जब हम स्पेसिफिक टू जनरल की बात करते हैं मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद अगर आ रहा है, अगर आपने मेरी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो किया है, तो ये किसको बात करता है, इंडक्टिव मेथड की बात करता है, जिसमें हम कैसे जाते हैं, हम जाते हैं एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, यानी कि पहले हम कोई भी विशिष्ट एग्जाम्पल देते हैं बच्चे के सामने, उसके बाद हम नियम की तरफ जाते हैं। पहले बच्चा खुद से उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करेगा, फिर वो नियम की तरफ जाएगा। यही आपका क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि पता है भाई सबको वैसे, लेकिन अगर किसी टीचर को बताना है बच्चे को कि सभी जो डिफरेंट टाइप्स की जो ट्राइंगल होती है उनके जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन टीचर बच्चे को ये ना बताए पहले ही कि भाई जितनी भी ट्राइंगल्स होती है ना उनके जो 3 कोण होते हैं उनके तीनों कोणों का योग 180 होता है। टीचर क्या करे, डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइंगल्स है ना उनको बच्चे के सामने पहले प्रेजेंट करे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइंगल होते हैं पहले उनके सामने प्रेजेंट करे, उसके बाद बच्चों से कहे कि इनके सभी कोणों का योग करो कितना आता है, तो वो देखेगा इसका भी 180 आता है, इसका भी कितना आता है, इसका भी 180 आएगा, इसका भी 180 आएगा और इसका भी 180 आएगा। फिर उसके बाद टीचर कहेगा तो कि आप इससे क्या सीखे हो, तो बच्चा कहेगा कि सारे जो ट्राइंगल है उनका कोण कितना निकल रहा है, 180 निकल रहा है। उसके बाद टीचर बताएगा कि बच्चों ये रूल होता है कि सारे जो ट्राइंगल होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, यानी कि आप पहले एग्जाम्पल्स पेश करते हो बच्चे के सामने, सेवरल एग्जाम्पल्स देते हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद आप उसके रूल को एक्सप्लेन करते हो। ये जो होता है ये स्थायी होता है, क्योंकि इसमें बच्चे ने ना खुद से किया है, उसको ये बताया नहीं गया है कि भाई रट लो इस चीज को। ठीक है, जबकि उल्टा होता है डिडक्टिव मेथड। मैंने आपको डिफरेंसेस कराया था, नीचे भी अभी आपका आने वाला है ये वाला इंडक्टिव टू डिडक्टिव, ये जो मैक्सिम है, तो इसको आप ध्यान में रखना। स्पेसिफिक टू जनरल मतलब आप पहले कुछ एग्जाम्पल्स देते हो, बाद में आप रूल की तरफ जाते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। व्हाइल टीचिंग नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एग्जेक्टिव, ये सब चीजें पढ़ाते वक्त आप क्या करते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पेश करते हो, उसके बाद आप चीजों को क्लैरिफाई करते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि एक मैक्सिम आपका कौन सा हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। देन आता है आपका एक और मैक्सिम, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। एनालिसिस का मतलब होता है आप किसी भी चीज को पार्ट्स में तोड़ते हो। ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है इन पार्ट्स को आप ऐड करके हुए फिर चीजों को पढ़ते हो। ठीक है, मतलब विश्लेषण मतलब आपने तोड़ दिया किसी भी समस्या को, और संश्लेषण मतलब आपने जो तोड़ा है उसको आपने फिर से जोड़ दिया ताकि आपको समझ में आए चीजें। बोथ एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर नेसेसरी। टीचिंग के लिए दोनों ही प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है। ठीक है, दोनों ही, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों आवश्यक होता है। ध्यान में रखना, एनालिसिस को विश्लेषण बोलते हैं और सिंथेसिस को संश्लेषण बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र, इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी इंसिडेंट और फैक्ट शुड बी गिवन इन कंप्लीट फॉर्म। मतलब सबसे पहले क्या होता है भाई, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको पार्ट्स में तोड़ने का काम करते हो। एंड सिंथेसिस का मतलब होता है अब इन पार्ट्स को वापस से आप क्या करते हो, मर्ज अप कर देते हो। तो ये आपका एक और मैक्सिम है, ये आप कैसे पढ़ाते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस पढ़ाते हैं। ठीक है, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, ये आपका लास्ट है मैक्सिम। इतने मैक्सिम आप कर लेंगे, बहुत है आपके लिए, इतने भी बहुत ज्यादा सही है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी कि एक मेथड होता है इंडक्टिव मेथड जिसको आप आगमन विधि बोलते हो, और एक होता है डिडक्टिव मेथड जिसको आप निगमन विधि बोलते हो। जब हमने व्याकरण की भूमिका पढ़ी थी पिछली क्लासेस में, तो हमने इस दोनों मेथड को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा था। अभी फिर से समझेंगे। इंडक्टिव मैंने आपको जस्ट अभी एग्जाम्पल दिया है किसका, जब आप पहले बच्चे को रूल नहीं बताते, पहले आप बच्चे को एक्सप्लोर करने देते हो, फिर बाद में बच्चा बताता है, पहले आप एग्जाम्पल देते हो, फिर बच्चा रूल पे जाएगा। जैसे मैंने ट्रायंगल का बताया, वो आपकी इंडक्टिव विधि है। लेकिन डिडक्टिव क्या कहती है, पहले ही बच्चे को रूल बता देंगे, पहले ही बच्चे को रूल बता देंगे कि भाई सारे ट्रायंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। उसके बाद बच्चे को डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल देंगे। फिर वो क्या करेगा, फिर वो सिर्फ वेरीफाई करता है, सत्यापित करता है कि अच्छा ये चीज सही है।
ठीक है, अब बताओ कौन सा सही है। इसमें तो बच्चा एक्टिव होकर के सारी चीजें कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट भी जाग रहा है और ये जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, जबकि ये आपकी रटन की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया बच्चे को कि सारे ट्राइंगल का जो जोड़ होता है ना कोणों का वो 180 होता है, तो इसमें बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कैसी होती है भाई, थोड़ी सी पैसिव होती है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, जबकि इसमें बच्चा कैसा होता है, पैसिव होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है। तो ये आपकी एग्जाम्पल टू रूल है और ये आपकी रूल टू एग्जाम्पल है। ये आपकी कैसी थी भाई, स्पेसिफिक टू जनरल थी और ये आपकी जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, इसलिए इतना समझे, मतलब कि रूल टू एग्जाम्पल है। तो ये, लेकिन दोनों ही जो मेथड होते हैं ना वो सेपरेट आप हमेशा सही नहीं होते। ठीक है, मतलब आप स्टार्टिंग में तो आप इंडक्शन मेथड से करवा सकते हो, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए आप जरूरी नहीं है ना हर बार उसको वो करके देंगे। बाद में जो मैथ्स के इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं वो तो फिर आपको करने ही पड़ते हैं, भाई इसका ये फॉर्मूला है, तभी आप उस चीज को करते हो, है ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो। तो इंडक्शन जो मेथड होता है ना वो छोटी क्लासेस के लिए सही रहता है, लेकिन उच्च जो क्लासेस है, हायर जो क्लासेस है, उसमें जो डिडक्शन मेथड होता है ना वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। आप इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे और डिडक्शन पे एंड करेंगे। ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक होती है। ये सेपरेटली अगर बात करें तो पूरक नहीं है। अगर आप केवल इंडक्शन पर जाएंगे तो भी ये सही नहीं है, केवल आप डिडक्शन पे जाएंगे तो भी ये सही नहीं है। आप हमेशा पढ़ाना इंडक्शन से स्टार्ट करें और एंडिंग कहां पर स्टार्ट करें, डिडक्शन पर करें। ठीक है, तो ये आपके इंडक्शन और डिडक्शन मेथड हो गया है। सो ये थे आपके कुछ मैगजीम्स के शिक्षण के सूत्र थे, मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग थे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको अभी नोट सेक्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको नोट्स लेने हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो 7419055279 पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पेड नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन फ्री हो रही है और मैंने अभी आपको जस्ट एक पेडागोजी की मैराथन जो है वो अपलोड करिए, उसको जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चन बना करके देखिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो अभी वीक चल रही है। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।